नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया है, अपनी सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे हैं और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रख रहे हैं कोविड 19 के चलते। जो कोविड 19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप फॉलो करके चल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। आज 2 जून है और यहाँ पर द इकोनॉमिक टाइम्स का आज 237वां लेक्चर है। तो कोर्ट में बड़ी सिंपल सी बात की जा रही है, डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, सो डोंट क्विट। तो देखो, जब भी आप किसी पहाड़ी एरिया में जाते हो तो आप देखते हो कि पहाड़ी की चोटियों पे बर्फ पड़ी हुई है, तो काफी ब्यूटीफुल सिनेरियो वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो थोड़ा कठिन होता है। वो इतना आसान नहीं होता है जैसे नॉर्मल मैदानी सड़कों में। यहाँ पर आप जो देखते हो तो हाईवेज होते हैं, जितनी मर्जी आप तेज चाहे गाड़ी चलाकर जो है जल्दी पहुंच सकते हो, तो वो ऐसा वहां पर देखने को नहीं मिलता। तो वहां पर रिस्क रहता है, पहाड़ों से ही यहाँ पर सटी हुई सड़क रहती है। तो उन्हीं को आपको क्रॉस करके आपकी आपकी जो यहाँ पर ब्यूटीफुल सिनेरियो जिनको आपको देखना है वहां तक आप पहुंचते हो। बिल्कुल वैसा ही जिंदगी में। ओके, तो रास्ता इतना आसान नहीं होता अगर किसी भी गोल के प्रति आप प्रिपेयर कर रहे हो। अगर जितना बड़ा गोल है उसके लिए उतनी बड़ी तपस्या है। ओके, और आपको क्विट नहीं करना है। खराब रास्ता देखकर, प्रॉब्लमेटिक, अगर यहाँ पर ज्यादा समय लग गया तो ये चीज को सोचकर क्विट नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है और अपने आप को मोटिवेट रखना है। तो शुरुआत करते हैं अभी पहले एडिटोरियल से। तो यहाँ पर जनरल स्टडी पेपर 2 के अंतर्गत ये वाला एडिटोरियल आता है और जो टॉपिक्स हैं वो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल एंड फॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन पॉलिटी। ये सारा यहाँ पर सिलेबस है, उसका टॉपिक है जिसको कि हम कवर कर रहे हैं अभी। तो अभी जो टॉपिक, अभी जो चर्चा चल रही, कल भी हमने डेली करंट अफेयर्स में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अभी थोड़ा सख्त हो रहा है। हमने प्रीलिम्स में पढ़ा था, तो अभी पूरी डिटेलिंग जानेंगे इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है ऑन सेडिशन लॉ। ये मतलब कि जो ये देशद्रोह का जो कानून है, इसका गलत इस्तेमाल जो हो रहा है ना, उसके प्रति अब सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा जागा है। तो बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं, जैसे ऐसे ही उठाकर किसी बंदे को उसके ऊपर सेडिशन लॉ लगा दिया और जेल में डाल दिया। तो अभी पूरी डिटेलिंग इसमें यहाँ पर देखेंगे इस चीज की। तो अभी शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बात की जा रही है ऑथर के द्वारा कि अभी कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूटेबली अभी हम स्वागत करते हैं जो अभी 3 मेंबर जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिसने अपनी ऑब्जर्वेशन दी ऑन सेक्शन 124A ऑन सेडिशन, सेक्शन 153A on causing enmity between groups, and section 505 on inciting rebellion and unrest need to reinterpreted in view of press freedom। देखो, अभी इन 3 अलग अलग यहाँ पर सेक्शंस के ऊपर यहाँ पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर इंडियन पिनल कोड के तहत ये सभी सेक्शंस हैं। अलग अलग यहाँ पर धारणाएं, इनकी पूरी डिटेलिंग मैं आपको लास्ट में दूंगा। कौन सा सेक्शन जो है उसकी क्या डिटेलिंग है, किसके लिए यूज किया जाता है। ओके, तो अभी इन तीनों के ऊपर फोकस किया गया। तो तीनों को आपको याद भी रखना है, तीनों सेक्शंस को। ओके, और अभी एक जज ने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर एक टेलीविजन चैनल था, कल भी हमने इसकी बात की थी, जिसने यहाँ पर 2 लोगों की यहाँ पर एक इमेज थी जिसको ब्रॉडकास्ट किया। तो उन्होंने यहाँ पर कोविड की किट यहाँ पर पहनी हुई थी, पीपीई किट, और एक डेड बॉडी को एक नदी में वो फेंक रहे थे। ओके, तो वो एक चैनल जो था बार बार उन्हीं को दिखा रहा था, जिसके चलते उसके ऊपर भी यहाँ पर सडिशन का चार्ज लगा दिया गया। ओके, तो अभी जो हायर जुडिशरी है, तो यहाँ पर उसको भी यहाँ पर अवेयरनेस यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हो रही है कि यहाँ पर मिस यूज जो है ना बढ़ता जा रहा है। अगर कोई भी यहाँ पर गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म कर रहा है, सरकार की क्रिटिसिज्म कर रहा है, तो सरकार जो है उसके ऊपर सडिशन लॉ लगाकर चलो जेल में डाल दो, मतलब कोई मेरे खिलाफ बोले ना। उत्तर प्रदेश में भी ये काफी देखने को मिल रहा है, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। ओके, उत्तर प्रदेश में तो कुछ ज्यादा यहाँ पर ना, दिल्ली वाला एरिया, उत्तर प्रदेश वाला एरिया, तो यहाँ पर कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। ओके, तो अभी देखो, गवर्नमेंट की नेगेटिव इमेज ना बने। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो वहां पर तो अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं, तो नेगेटिव इमेज नहीं बननी चाहिए। क्योंकि एट द एंड अगर नेगेटिव इमेज बनती है, कोई यहाँ पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है वोटर बिहेवियर के ऊपर, जो यहाँ पर वोटिंग करेंगे। तो ये यहाँ पर सिनेरियो गवर्नमेंट्स की ओर से भी बढ़ता जाता है। लेकिन हायर जुडिशरी अभी इसके ऊपर सोच रही है। यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि अभी हायर जुडिशरी को अभी एक्शन लेना होगा।
तो यहाँ पर जो भी मतभेद है, जो भी जिस तरीके से मिस यूज हो रहा है इन लॉस का, वो ना हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो बहुत सारे केसेस निकल कर आए हैं जहां पर मिस यूज हुआ है सेडिशन लॉ का। तो यहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी हैं, मतलब अगर कुछ स्टूडेंट लीडर्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ कॉमेडियंस भी हैं जो अभी पिछले एक साल में कुछ यहाँ पर हमें देखा है जहाँ पर जिनके ऊपर सेडिशन लॉ लगा दिया गया। तो इंदौर का एक कॉमेडियन था जिसने की कॉमेडी की थी यहाँ पर, जो हिंदू रिलीजन के जो गॉड्स हैं उनके प्रति। तो यहाँ पर अच्छा नहीं लगा किन्हीं ग्रुप्स को, तो उठाकर यहाँ पर उनको लगा कि यहाँ पर उनके जो रिलीजियस सेंटीमेंट है वो हर्ट किए हैं इन्होंने। तो यहाँ पर स्टूडेंट लीडर्स भी यहाँ पर देखो, जैसे जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, तो जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था तो उस समय काफी विरोध हुआ था। तो यहाँ से भी काफी यहाँ पर स्टूडेंट लीडर्स निकले थे, तो उनके ऊपर भी सेडिशन लगा। तो यहाँ पर समय समय रहते यहाँ पर लगा है सेडिशन अलग अलग यहाँ पर सिनेरियो के हिसाब से। तो यहाँ पर बात करें फर्दर, इट इज नॉट जस्ट द इंडियन पिनल कोड दैट इज बीइंग मिसयूज्ड टू कर्ब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि आईपीसी की जो मैंने अभी 3 धाराएं आपको बताई थी, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर यूज किया गया, जैसे सेक्शन 124A, सेक्शन 505, सेक्शन 153A। ओके, तो ये 3 मैंने अभी आपको शुरुआत में बताई थी, सिर्फ इन्हीं को यूज नहीं किया गया। तो यहाँ पर एक जर्नलिस्ट को भी यहाँ पर उठाया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ज्यादातर फेमिलियर वर्ड है एनएसए, एनएसए लगा दिया और उसको जेल में डाल दिया। तो यहाँ पर उसने कुछ पोस्ट डाली थी जिसमें वो स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा था कि पैंडेमिक को अच्छे से वो हैंडल नहीं कर पाया। तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तीसरा यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए नाम का भी एक एक्ट है। ओके, तो यहाँ पर ये भी फेवरेट रहता है राज्य सरकारों का। अगर कोई लगे कि मतलब कोई खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अथॉरिटी के खिलाफ यहाँ पर कुछ गलत बोल रहा है, ओके, तो कुछ सेंटीमेंट्स को हरास कर रहा है, जिसके फिर यहाँ पर ये यूएपीए लगाकर भी यहाँ पर उठा लिया जाता। तो चाहे बेशक यहाँ पर सफिशिएंट सबूत मिले ना मिले, यहाँ पर कुछ भी जो है जरूरी नहीं है, उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। तो आगे यहाँ पर एक केस की बात करें, भीमा कोरेगांव एनिवर्सरी 2018 में मनाई गई थी। तब यहाँ पर 200 साल पूरे हुए थे। यहाँ पर एक इवेंट हुआ था 200 साल पहले। तो वो इवेंट क्या था, उस समय जो दलित कम्युनिटी थी यहाँ पर उनका एक कॉन्टीजेंट था। जैसे हमारी आर्मी में अलग अलग यहाँ पर कॉन्टीजेंट्स होते हैं, जैसे बटालियंस होती हैं। तो यहाँ पर कोई राजपूताना राइफल्स है, कोई असम राइफल्स है, ओके, कोई सिख रेजिमेंट है, इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर रेजिमेंट्स हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ना ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रूप्स थे। यहाँ पर दलित कम्युनिटी की एक कंटीजेंट उनके पास थी, जिन्होंने की यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी मराठा फोर्सेस के खिलाफ। उस समय जो पेशवा रूल करते थे मराठा महाराष्ट्र में, ओके, उस समय जो महाराष्ट्र नाम नहीं था राज्य का, उस समय बॉम्बे, ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर नाम लेकर चलते थे। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एज ए उनके ट्रूप्स होते हुए यहाँ पर मराठा के खिलाफ लड़े थे, जिनको कि यहाँ पर 200 साल हो गए। तो भीमा कोरेगांव यहाँ पर उनकी एक जो है एक मूर्ति बनी हुई, एक स्टैचू बना हुआ है एक बड़ा, उनकी निशानी के तौर पर। मतलब यहाँ पर कुछ इवेंट हुआ था। लेकिन ये हुआ क्या कि जो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे, उनको लगा कि यहाँ पर जो मराठा कम्युनिटी उनके खिलाफ यहाँ पर ये जो है इवेंट हो रहा है, अच्छा नहीं, तो आपस में भिड़ गए। और उस समय भी यहाँ पर यूएपीए का चार्ज बहुत से लोगों के ऊपर लगा। तो यहाँ पर जेल किया गया विदाउट बेल। यहाँ पर फर्दर कोई यहाँ पर प्रोसिक्यूशन भी उनको नहीं दी, कुछ सुनवाई भी उनको यहाँ पर नहीं दी गई। तो आगे अभी डिटेल में पढ़ते हैं सेक्शन 124A क्या कहता है। अगर सेक्शन 124A की बात करें तो यहाँ पर देशद्रोह के चलते यहाँ पर पनिशमेंट दी जाती है। देशद्रोह का चार्ज जो लगता है वो सेक्शन 124A के तहत लगता है। तो यहाँ पर इंडियन पिनल कोड को एनेक्ट किया गया था 1960 में ब्रिटिश राज के अंदर। ध्यान रखें इसको कब बनाया गया आईपीसी को। सेक्शन 124A है, यहाँ पर इसका चैप्टर 6 है। तो यहाँ पर द कोड जो कि डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के खिलाफ या देश के खिलाफ अगर कोई भी अपराध यहाँ पर हुआ है तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल मतलब कि अगर उठा लिया गया, जेल में डाल दिया गया, तो आप कोई फीस देकर या फाइन देकर आप जमानत नहीं ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अगर सीरियस यहाँ पर कोई इवेंट हुआ है, सीरियस यहाँ पर एक्ट किया है, तो अगर देशद्रोह का चार्ज लगा हुआ है तो यहाँ पर फाइन होता है काफी बड़ा, और साथ ही साथ यहाँ पर 20 साल तक की भी सजा यहाँ पर जेल की हो सकती है। ओके, इट रेफर्स टू एक्ट ऑफ द इंसाइटिंग रिवोल्ट और वायलेंस अगेंस्ट द लॉफुल अथॉरिटी। तो यहाँ पर जो लॉफुल अथॉरिटी कौन है? सरकारें। वो राज्य सरकार भी हो सकती है, वो केंद्र सरकार भी हो सकती है। ओके, वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी भी हो सकती है, जो हमारी थर्ड टायर गवर्नमेंट, वो भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर अगर ऐसा लगे कि किसी लोगों के द्वारा जो है ऐसा एफर्ट किया गया है कि लॉफुल अथॉरिटी को उठाकर फेंकना है, एक साइड पे कर देना, उसको खत्म करना है, अगर ऐसा कोई इवेंट लगे तब यहाँ पर देशद्रोह का चार्ज लगता है।
लेकिन अभी छोटे छोटे इवेंट्स के ऊपर ही ऐसा देशद्रोह का चार्ज लगाकर उनमें जेल में उनको डाल दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब मिस यूज हो रहा है बड़े पैमाने पर। आगे बात करते हैं सेक्शन 153A की। तो ये जो है, इसमें ऐसा होता है कि जो अलग अलग यहाँ पर ग्रुप से जो लोग निकल कर आते हैं, जैसे अलग अलग यहाँ पर रिलीजन के लोग हैं, अलग यहाँ पर रेस जाति के, यहाँ पर जहाँ प्लेस ऑफ बर्थ किसी और अलग अलग जगह पर रेजिडेंस के, भाषा के, कास्ट के आधार पर, और कोई भी यहाँ पर ग्रुप है, तो यहाँ पर उन सभी में भाईचारा बना रहे, तो यहाँ पर उसी चीज को ये प्रमोट करता है ये वाला एक्ट सेक्शन 153A। तो यहाँ पर किसी तरीके का डिसरप्शन नहीं आना चाहिए इन सभी ग्रुप्स के बीच में। और साथ ही साथ बात करेंगे एक्ट्स प्रेजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटीज इफ द एक्ट डिस्टर्ब पब्लिक प्रॉफिट। अगर यहाँ पर शांति जो है लोगों की वो भंग होती है, तब यहाँ पर ये वाला एक्ट लागू होता है। किसी ने यहाँ पर जो है आग लगाई है, किसी कम्युनिटीज के बीच में यहाँ पर दो फाड़ करने की कोशिश की है, तो तब यहाँ पर ये वाला एक्ट लगाया जाता है। तो यहाँ पर बात करें कि एक्ट कॉजिंग फियर ऑफ अलार्म और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग मेंबर्स, मतलब कि अगर लगे कि जो यहाँ पर रिलीजियस कम्युनिटी है, कोई माइनॉरिटी है सपोज करो, तो यहाँ पर उसको डर लग रहा है किसी दूसरी कम्युनिटी से, मतलब उसको फियर का माहौल बन गया है कि यहाँ पर उनको किसी समय मारा जा सकता है, चाहे वो किसी किसी भी यहाँ पर जाति से, यहाँ पर भाषा से, यहाँ पर किसी भी ग्रुप से बिलोंग कर रहा हो। ओके, तो यहाँ पर उस समय ये वाला एक्ट लगाया जाता है। द ऑफेंस इज कॉजनेबल ऑफेंस। तो यहाँ पर कॉजनेबल, यहाँ पर ऑफेंस क्या होता है, इसमें मतलब ये होता है, इट इज एन ऑफेंस in which police officer as per the first schedule or under any other law for the time being enforced। मतलब कुछ समय के लिए यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है, अगर यहाँ पर किसी ने अपराध किया तो यहाँ पर उस दोषी को यहाँ पर अरेस्ट कर सकता है बिना किसी यहाँ पर वारंट के। तो वैसे ऐसा होता है कि कोर्ट से वारंट लेना पड़ता है, फिर आप जो है किसी को जो है अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन इस लॉ के तहत, यहाँ पर इस आईपीसी के सेक्शन 153A के तहत, किसी को यहाँ पर बिना वारंट इशू किए, अगर कोर्ट से वारंट नहीं भी लिए, बिना कोर्ट से परमिशन नहीं भी ली, फिर भी यहाँ पर जो कुछ समय के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये भी ये लॉ कहता है, और ये भी नॉन बेलेबल यहाँ पर ऑफेंस है, जमानत यहाँ पर नहीं होगी, और सजा यहाँ पर जो हो सकती है वो यहाँ पर 5 साल से हो सकती है, और यहाँ पर फाइन भी हो सकता है। तो ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं इनको याद रखें। और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप, मतलब अगर किसी मंदिर में अगर ऐसा चीज होती है, या फिर किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर होती है, तब यहाँ पर 5 साल की सजा होगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर पकड़ा जाता है, किसी को अरेस्ट किया जाता है पुलिसमैन के द्वारा, तो यहाँ पर उस समय 3 साल की सजा, फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। सो दोनों में यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे बात करते हैं सेक्शन 505 के बारे में। तो यहाँ पर अगर कोई भी यहाँ पर कोई भी ऐसा मटेरियल पब्लिश करता है या सर्कुलेट करता है, एनी स्टेटमेंट और रिपोर्ट कंटेनिंग रूमर्स, जिसमें अफवाह फैलाई हो, यहाँ पर कुछ भी ऐसी अलार्मिंग न्यूज हो जो कि मतलब डैमेज कर सकती है सोसाइटी को, हड़कंप मना सकती है, तो यहाँ पर किसी तरीके का भी मतलब गलत इंटेंशन यहाँ पर जो है किसको प्रमोट किया जाए, तो यहाँ पर उस समय ये सेक्शन 505 लगाकर उठाया जाता है लोगों को। ज्यादातर यहाँ पर ये चीजें किसी पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ ही की जाती है, किसी जाति के खिलाफ ही यहाँ पर टिप्पणियां की जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से ही यहाँ पर रूमर्स, अफवाहें फैलाई जाती हैं। तो गांव वाले इलाकों में यहाँ पर ज्यादातर होता है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे अभी भी हैं जहाँ पर किसी प्रजाति की वुमेन को भी कह दिया जाता है कि ये डायन है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से उनको प्रमोट करके उनके रिगार्डिंग रूमर फैला दिए जाते हैं। ओके, तो ये गलत चीज है। अगर ऐसा करता कोई पाया गया तो सेक्शन 505 के तहत यहाँ पर उसको सजा होती है। तो ये भी जो है ये नॉन वेलेबल जो है ऑफेंसेस के अलावा अगर कोई भी नफरत की भी भावना अगर फैलाता है, ओके, तो उस फिर भी यहाँ पर सेक्शन 505 जो है वो लगाया जाता है। और आगे बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। तो अभी इन आईपीसी की 3 धाराओं के अलावा ये भी एक्ट लगाकर यहाँ पर जेल में डाल दिया जाता है लोगों को। तो इस एक्ट का यहाँ पर मतलब यही है, टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव डिटेंशन इन सर्टेन केसेस फॉर मैटर्स कनेक्ट देयर विद, मतलब कुछ गिने चुने ऐसे यहाँ पर पर्पस, अगर जहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन देते हैं, मतलब कि कोई बंदा उसको उठाकर जेल में डाल दिया, इसलिए डाल दिया कि वो फर्दर कोई क्राइम ना कर दे। ओके, मतलब जब यहाँ पर कोई ऐसा इंसिडेंट सपोज करो हो गया किसी आसपास में कोई दंगे हो गए, तो कुछ यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जिनका पहले से ही ऐसा रिकॉर्ड रहा होता है, तो पुलिस के पास वो होता है, तो उनको पहले से ही उठाकर यहाँ पर जेल में रख लिया जाता है कि वो फर्दर इन दंगों को और यहाँ पर ना बढ़ा दें। तो उनको पहले से यहाँ पर रखते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो यहाँ पर कोई सजा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जब तक माहौल ठीक नहीं हो तब तक उनको यहाँ पर जेल में रखा जाएगा। जैसे
कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी या किसी देश का राष्ट्रपति अगर हमारे देश में आता है, जैसे सपोज करो अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में आया, तो उस समय भी यहाँ पर कई बार इस तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन की जाती है। ओके, तो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा होता है, जो बाहर घूम रहे होते हैं, सजा अपनी अपनी काट चुके होते हैं, तो उनको भी कुछ समय के लिए उठाकर जेल में रखा जाता है। इसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। तो ये एनएसए के तहत यही होता है। ये पूरे भारतवर्ष में यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया हुआ है, तो भारत में कहीं पर भी ये लागू हो सकता है। इसकी कुल 18 सेक्शन है, ध्यान रखें। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो ना एक्ट है ना, एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। यहाँ पर किसी भी पर्सन को वो डिटेन कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब कि वो कोई गलत काम ना कर जाए, जिससे कि यहाँ पर भारत की जो सिक्योरिटी है और यहाँ पर भारत के जो रिलेशन है किसी दूसरी फॉरेन कंट्रीज के साथ, वो कहीं खराब ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पर जो पब्लिक ऑर्डर उसको भी मेंटेन करना है, और यहाँ पर मेंटेन करना है सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कंट्री। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर जरूरत चीज है, तो यहाँ पर उस काम करने के लिए कहीं ये बाधा ना बन जाए। अगर देखो कोई अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ पर आया, ऐसे ही लोग बाहर घूमते रहेंगे, तो यहाँ पर सपोज करो कोई ऐसा इवेंट हो गया कि किसी ने कोशिश की कि यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति को क्षति पहुंचानी, तो वो पूरे देश की इमेज फिर बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव बन जाएगी अमेरिकियों के सामने। ओके, तो इसी चीज से यहाँ पर बचाने के लिए सब चीजें यहाँ पर इस एनएसए को लगाया जाता है। और आगे यहाँ पर बात, दिस एक्ट आल्सो गिव्स पावर टू गवर्नमेंट्स टू डिटेन ए फॉरेनर इन ए व्यू टू रेगुलेट हिज प्रेजेंस और एक्सपेल फ्रॉम द कंट्री। ओके, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, तो यहाँ पर सरकारों के पास ये भी पावर है कि ये किसी फॉरेनर को भी डिटेन कर सकते हैं। कोई बाहर से आया, तो अगर यहाँ पर ये लगे कि फॉरेनर जो बंदा आया वो भी अपने देश से भागकर यहाँ पर आया हुआ है, उसको अपने देश से निकाला गया है किसी रीजन वश, ओके, तो यहाँ पर कुछ फ्रॉड करके आया है, तो यहाँ पर ऐसे फॉरेनर को भी डिटेन किया जा सकता है। क्वेश्चन में ये चीज पूछी जा सकती है, तो इंपॉर्टेंट रखे, ध्यान रखें इसका। इस एक्ट को 1980 में पास किया गया था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय में। ओके, तो ये है एनएसए की यहाँ पर बारे में। उसके बाद अगर इसकी बैकग्राउंड समझे, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहली बार ऐसा कोई लॉ इलेक्ट किया गया है, नॉट द फर्स्ट लॉ। ओके, इस जैसा कोई पहला लॉ नहीं जो कि यहाँ पर भारत में इनेक्ट किया, पहले भी ऐसा हुआ है। पहले नाम है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। तो यहाँ पर इसको अमेंड भी किया गया था पहली बार जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी, 1914 के समय। तो उस समय भी यहाँ पर जो हमारे सिटीजन थे उनको उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन यहाँ पर दी गई थी। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तहत यहाँ पर ये अंग्रेजों ने किया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, तो उसके चलते भी यहाँ पर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर्स हैं वो राज्यों को दी गई। उसका उस समय हम प्रोविंसेस शब्द का इस्तेमाल करते थे। ओके, तो वो भी यहाँ पर दी गई कि यहाँ पर कोई भी डिफेंस के रिगार्डिंग, एक्सटर्नल अफेयर्स के रिगार्डिंग, यहाँ पर जो भी फंक्शन यहाँ पर डिस्चार्ज करना उसके रिगार्डिंग कोई यहाँ पर जो बाधा है ना वो ना बने हमारे राज्यों जो प्रोविंस थे उस समय उनके सामने। तो इसलिए यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन की यहाँ पर जो है एक सुविधा जो है सरकारों को यहाँ पर प्रोवाइड की गई। और आगे बात करते हैं डिटेंशन की। तो डिटेंशन जो मैक्सिमम पीरियड होता है एनएसए में वो 12 महीनों का होता है। ओके, तो यहाँ पर इसमें होता है ऑर्डर कैन ऑल्सो बी मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और ए कमिश्नर ऑफ पुलिस। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों के द्वारा ये जो है ऑर्डर जारी किया जाता है सरकार के बिहाफ पर। उनकी जो भी जुरिस्डिक्शन है उनके अंतर्गत ये काम करते हैं। बट द डिटेंशन शुड बी रिपोर्टेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर बताना होगा अगर यहाँ पर खुद से भी कर रहे हैं। ओके, तो विद द ग्राउंड्स ऑन विच द ऑर्डर हैज बीन, किस बिहाफ पर यहाँ पर जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन की गई है। अगर एनएसए लगाया भी है तो कुछ रीजन होगा एनएसए लगाने का, तो ये भी सब जो है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। और आगे बात करें, सो नो सच ऑर्डर शेल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 12 डेज। 12 दिनों के यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पर कोई भी ऑर्डर जहाँ पर जो है स्थिर नहीं रहेगा। सो अनलेस अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर जारी करते हैं अपने अपने जिलों में, तो यहाँ पर एनएसए लगाते हैं, तो यहाँ पर वो 12 दिनों तक ही लगेगा अगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिली है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल यहाँ पर लेनी पड़ेगी। ओके, तो फिर यहाँ पर जितना देर तक यहाँ पर चाहे, जैसे 12 महीने तक यहाँ पर बात पीरियड बोला है, तो तब तक ये लग सकता है। तो इसको ये एक्सटेंड करते रहते हैं। और आगे बात नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, may also invoked if a person assaults a policeman on duty। ओके, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर ऑन ड्यूटी पुलिस वाले के ऊपर भी अगर कोई हमला करता है तो उसके ऊपर भी एनएसए का चार्ज लगता है। ओके, तो ये सारी बातें एज ए स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए। एज ए अगर देश के नागरिक हो आप, तभी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं यूएपीए के बारे में।
इसका मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसको पहली बार 1967 में पास किया गया था। तो यहाँ पर इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि यहाँ पर इफेक्टिव प्रिवेंशन यहाँ पर करनी है अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया। तो पहले ये यहाँ पर एसोसिएशंस के रिगार्डिंग, मतलब कोई ग्रुप जो होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, उसके खिलाफ यहाँ पर ये बना था कि इनके ऊपर रोक लगानी है। जैसे बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनपी है भारत में, अभी भी जो है कुछ गिनी चुनी है, ओके। तो उनको उनके ऊपर रोक लगानी है, ओके, ध्यान रखें। शुरुआत में बनाया गया था जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज करने वाली जो कोई एसोसिएशन भारत में है, उनको रोकने के लिए बनाया गया था, ओके। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर जो है दी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है इस एक्ट के तहत, यूएपीए के तहत, by way of which if the center deems an activity as unlawful then it may by way of official gazette declare it so। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे ना कि अगर ये फलानी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब देश के खिलाफ जा रही है या फिर कुछ लोगों को भड़का रही है, आने वाले समय में कुछ टेररिज्म के चलते यहाँ पर कुछ इवेंट हो सकता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकती है यूएपीए के तहत, ओके। तो आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर डेथ पेनल्टी है, ओके, इस एक्ट के तहत। यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो उम्र कैद की सजा है, तो ये हाईएस्ट पनिशमेंट्स है इस यहाँ पर इस एक्ट के तहत। और यूएपीए के तहत यहाँ पर इंडियंस को भी और फॉरेनर्स को, दोनों को यहाँ पर चार्ज किया जा सकता है। सो इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर इफ इवन इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन ए फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पर देश के बाहर भी कोई कुछ ऐसा क्राइम कर रहे हो, जैसे देखो अभी तो ज्यादातर जो बड़े पैमाने पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पनप रही है वो देश के बाहर ही पनप रही है, ओके। जैसे पाकिस्तान में कैंप्स बने हुए हैं, तो वहां से ऑपरेट होता है, तो वहां से ही वो हमला करते हैं, टेररिस्ट को भेजते हैं ग्रुप बनाकर, जैसे पठानकोट भेजे थे, गुरदासपुर में हमला हुआ था, ओके। तो ये अभी 2-3 साल हो गए इस इवेंट को। तो उस समय भी ऐसे ही यहाँ पर टेररिस्ट आए थे, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस वहीं पर थी। तो बाद में 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी हमने, उसका मकसद भी यही था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को उस समय टारगेट बनाया था हमने। और आगे यहाँ पर बात करके अंडर यूएपीए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैन फाइल ए चार्जशीट इन मैक्सिमम 180 डेज आफ्टर द अरेस्ट, ओके। तो यहाँ पर 180 दिनों की यहाँ पर मोहलत दी जाती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, जो भी यहाँ पर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यहाँ पर 180 दिनों के यहाँ पर अंदर यहाँ पर वो चार्ज जो है अपनी जो चार्जशीट है वो फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। सो ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर आफ्टर इंटीमेटिंग द कोर्ट। कोर्ट के सामने अगर इजाजत मिलती है तो उसको यहाँ पर इस ड्यूरेशन को बढ़ाया भी जा सकता है, कि अगर आपको समय लग रहा है कि अच्छे से जो है एविडेंस जुटा लिए जाए किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। तो अभी 2019 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई, तो वो अमेंडमेंट्स क्या है, तो यहाँ पर क्या है, 19 के अमेंडमेंट्स में कहा है कि यहाँ पर एम्पावर किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ओके। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये कब बनाई गई थी, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में, कि उनके डायरेक्टर को एम्पावर करता है टू ग्रांट अप्रूवल ऑफ सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन द केस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द एजेंसी। तो ये जो एनआईए है, जिस भी यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर पड़ताल कर रही है, जिसका मतलब हाथ है, मतलब किसी यहाँ पर आतंकवादी जो भी हमला इन्होंने किया था, उनकी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप की अंतर्गत जो भी आती है उनको यहाँ पर ये सीज कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, ओके। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें जो ऑफिसर्स हैं एनआईए के, उनको भी एम्पावर करती है। तो यहाँ पर ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबव, ध्यान रखें कौन सा रैंक है, रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबव, जहां फिर इससे ऊपर का रैंक जो है, टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ टेररिज्म इन एडिशन टू दोज कंडक्टेड बाय डीएसपी और एसीपी और अबव रैंक ऑफिसर इन द स्टेट, ओके। तो देखो राज्यों के हिसाब से डीएसपी और यहाँ पर एसीपी, तो ये जो मतलब इस रैंक तक के जो ऑफिसर है यहाँ पर वो प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग मतलब केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एनआईए की यहाँ पर बात करूँ, उसके ऑफिसर्स की बात करें, वहां पर भी इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर का ही ऑफिसर यहाँ पर लगाना होगा। दोनों में फर्क है, थोड़ा ध्यान रखें। ये यहाँ पर स्टेट के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये एनआईए के हिसाब से बात कर रहे हैं, ओके। तो वही लोग जो है प्रूव कर सकते हैं इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। तो अभी एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो की है 2019 में, उसमें कहा गया है कि यहाँ पर एक इंडिविजुअल को भी अभी टेररिस्ट हम कहेंगे। पहले क्या था, पहले सिर्फ हम यहाँ पर एसोसिएशन जो ग्रुप थे सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर टेररिस्ट हम कहते थे, ओके, कि ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ हमने उसको घोषित करते कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन किसी इंडिविजुअल को घोषित नहीं करते थे। अभी किसी इंडिविजुअल को भी, किसी एक आदमी को भी आप जो है टेररिस्ट घोषित कर सकते हो कि इसने ऐसा इवेंट किया है जो कि यहाँ पर टेररिज्म
लगता है तो यहाँ पर उसको टेररिस्ट घोषित कर सकते हो इस यूएपीए के तहत। तो सोर्स इसका है द इकोनॉमिक टाइम्स। और अभी बात करते हैं सेकेंड एडिटोरियल की। तो ये GS3 का है, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो अभी बात कर रहे हैं कोल्ड चेन फॉर वैक्सीन स्टोरेज। तो वैक्सीन स्टोरेज के रिगार्डिंग भी दिक्कतें आ रही हैं। अभी दूसरे के रिगार्डिंग शुरुआत में बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की हम बात करें तो काफी डिकेड्स से वो बात, काफी दशकों से वहां पर ये बात चल रही है। यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए ऑफ हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, ताकि जो किसान है उनका फायदा हो ज्यादा से ज्यादा। तो अगर ये हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करते हैं तो यहाँ पर जो सीरियल्स, तो यहाँ पर इससे जो है किसान जो है ना उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अभी देखो ये जो सीरियल्स है, जैसे आप चावल हो गया, गेहूं हो गया, या फिर कोई मोटा अनाज जो भी यहाँ पर खेत में उगाते, ज्यादातर इनकी प्रोडक्शन करने के चाहवान होते हैं किसान। वो इसलिए क्योंकि अगर इनकी प्रोडक्शन होती है, अगर राइस की प्रोडक्शन हुई, व्हीट की प्रोडक्शन हुई, तो काफी देर तक इसको जहां पर मर्जी रख लो, इसके लिए कोई कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं है, तो ये खराब नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए ज्यादातर यहाँ पर फोकस करते हैं किसान। ओके, तो इसको लगाते हैं और यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं। मंडियों में जाओ, खुले आसमान पे यहाँ पर रखकर आते हैं, तो वहां पर बिक जाता है, तो बाद में इनको पेमेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डिमांड है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की कि यहाँ पर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर चेन जो है ना वो डेवलप करें। तो यहाँ पर शिफ्ट करें इनको गेहूं और राइस से, कहाँ तक शिफ्ट करें, फ्रूट और वेजिटेबल्स। मतलब अगर फ्रूट और वेजिटेबल्स की बात करें ना, तो देखो ये खराब हो जाते हैं अगर कुछ देर तक ये अगर ऐसे पड़े रहे, तो ये खराब हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए कि बहुत बड़े पैमाने पर कोल्ड चेन चाहिए, कोल्ड चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जहां पर कि कोल्ड स्टोरेज के रूप में ये सामान, वेजिटेबल्स और यहाँ पर फ्रूट्स को हम काफी देर तक रखें और ये खराब ना हो। तो इसीलिए तो आप घरों में जो रेफ्रिजरेटर्स को यूज करते हैं कि कोई चीज खराब ना हो जाए। जैसे गर्मियों में दूध अगर बाहर रख दोगे तो वो खराब हो जाएगा, ओके, उसको फ्रिज में रखना पड़ता है। ओके, इसके अलावा कोई भी फ्रूट आप लेकर आए हो, ठीक है, अगर आपका रात का खाना बच गया है तो उसको आपको आपको फ्रिज में रखना पड़ता है कि खराब ना हो जाए। तो ये इसीलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें, हैज बीन हॉबल्ड बाय द लैक ऑफ रिलायबल कोल्ड चेन टू टेक पर्सिबल फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर अब्रोड एज वेल एज इन इंडिया। अभी देखो यही दिक्कत है कोल्ड चेन की, जिसका हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके चलते यहाँ पर फार्मर्स जो है ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की खेती के ऊपर ज्यादा यहाँ पर नहीं जा रहे। तो अभी अगर इनको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए भी ऐसी गाड़ियां चाहिए जो मतलब कि पूरी तरीके से रेफ्रिजरेटेड हो। जैसे मच्छियां वगैरह भी आती, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स होते हैं। ओके, तो उन्हीं उन्हीं में डालकर यहाँ पर पहुंचाया जाता है। तो इनके दाम थोड़ी ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो इनका दाम काफी कम रहता है। इसलिए कम रहता है कि अभी इनके लिए यहाँ पर कोई हम बड़े रेफ्रिजरेटर्स कंटेनर्स की यूज यहाँ पर नहीं कर रहे। कल को अगर इनका भी होगा तो इनके भी दाम बढ़ेंगे। ओके, तो अभी सिचुएशन यही है कि फिलहाल हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और अभी बात कर रहे हैं कि वी नाउ हैव ए न्यू रीजन फॉर कोल्ड चेन। तो एक तो ये पहले रीजन था ना कि हमें चाहिए कोल्ड चेन, तो अभी नया रीजन एक और आ गया। तो नया रीजन क्या है? वो है कि यहाँ पर कोविड-19 को और जो बाकी की बीमारियां जो है ना उनको सही करना, उसके लिए यहाँ पर हमें चाहिए रेफ्रिजरेटेड वैक्सीन एंड मेडिसिन। दवाइयां कुछ ऐसे ही यहाँ पर टीके आते हैं, ये जो कोविड-19 वैक्सीन, इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं, वैक्सीन ऐसी हैं जहां पर कि उनको रेफ्रिजरेट करना बहुत जरूरी है, उनको यहाँ पर किसी ठंडी जगह पे रखना बहुत जरूरी है। तो वो हमें रेफ्रिजरेटर से ही मिलेगा। ओके, दूसरा यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, नीड्स टू वर्क आउट स्ट्रेटेजी टू इंटीग्रेट एंड ग्रेटली एक्सपैंड कोल्ड चेन कवरिंग बोथ एग्रीकल्चर एंड हेल्थ। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर को भी कवर करे और हेल्थ को भी कवर करे। तो यहाँ पर इस चीज की जरूरत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके ऊपर काम करना होगा। तो अभी आगे बात करें कि अभी पिछले सितंबर की बात 2020 की, पदार्थ होने वाला ये सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, और इन्होंने वार्न किया था भारत सरकार को कि हमें यहाँ पर इमीडिएट तौर पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी कम से कम 80,000 करोड़ रुपए की, टू क्रिएट द लॉजिस्टिक्स फॉर गेटिंग कोविड वैक्सीन। अगर आपको कोविड वैक्सीन चाहिए तो 80,000 करोड़ पे कहाँ पे लगाओ? जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक्स है। मतलब एक इस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जहां पर वैक्सीन बनी, यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स हैं ट्रकों में रखे, वो वहां पर वैक्सीन रखी, फिर यहाँ पर इंडिया के जिस भी कोने में ट्रांसपोर्ट करना आप करो। और इसी लॉजिस्टिक को यहाँ पर इसका मतलब इसको बनाने के लिए 80,000 करोड़ रुपया लगेगा। तो ये पहले ही यहाँ पर बोल दिया गया था आधार पूनावाला के द्वारा, 2020 की बात है। तब यहाँ पर ये शुरुआत में वैक्सीन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। ओके, तो वैक्सीन का एक मतलब ढांचा तैयार हो रहा था उस समय। ओके, तो यहाँ पर जहां तक भी आपने वैक्सीन पहुंचानी है, ओके, तो यहाँ पर फ्रॉम फैक्ट्रीज टू पेशेंट पूरे इंडिया में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत सरकार ने ऐसा किसी भी लॉजिस्टिक के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं की।
आगे बात कर रहे हैं लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट की। देखो क्या क्या चाहिए लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट के तहत, अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर, जो आप भी घरों में जो रेफ्रिजरेशन जो इस्तेमाल करते हो वो काफी है टू स्टोर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन वही है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, सिर्फ उसका नाम यहाँ पर जो ना कोविशील्ड रखा हुआ है। तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन क्यों है? क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई हुई ये वैक्सीन है। यहाँ पर यूके की यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एसआईआई के बीच में। तो एसआईआई यहाँ पर इसी एस्ट्राजेनेका फार्मूला को यूज करके वैक्सीन बनाकर दे रहा है यूके को भी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है क्योंकि भारत को भी यहाँ पर वैक्सीन चाहिए बड़े पैमाने पर। और उसी के चलते यहाँ पर वही बात करें कि ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर से काम चल जाएगा। दूसरा यहाँ पर बात करें जो वैक्सीन जो कि यहाँ पर पी फाइजर के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, पी फाइजर और मॉडर्ना के द्वारा यहाँ पर प्रोड्यूस की जा रही है ना, तो उसके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट चाहिए -70 डिग्री सेल्सियस फॉर बल्क ट्रांसपोर्टेशन। बल्क ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि अगर बहुत बड़े पैमाने पर एक कंटेनर में काफी वैक्सीन पड़ी होंगी पी फाइजर और मॉडर्ना की, तो अगर ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पर कंटेनर में -70 डिग्री का यहाँ पर टेम्परेचर होना चाहिए। तभी यहाँ पर जो है इनको आप ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, नहीं तो ये वेस्टेज हो जाएगी, खराब हो जाएंगी। तो इसीलिए आपने देखा सुना होगा कि बहुत सारे राज्यों में वैक्सीन वेस्टेज बहुत हो रही है। तो वेस्टेज इसलिए हो रही है ओके, लगी नहीं है समय रहते और मतलब खराब होगी, और उसको रेफ्रिजरेट करने के लिए यहाँ पर जो है संसाधन भी नहीं है कि कहाँ पर रेफ्रिजरेट करना है। तो उस तरीके से भी बहुत सारा वैक्सीन खराब हो रहा है। ओके, और आगे यहाँ पर बात करें कि अगर एक बार कंज्यूमर सेंटर्स तक ये डिलीवर कर दी जाती है, तो यहाँ पर जो फॉरेन वैक्सीन है, ये पी फाइजर जो है ना और मॉडर्ना जो, ये यूएसए की वैक्सीन है, ये भारत में अभी आएंगी। अभी भारत के द्वारा अभी कुछ कहा नहीं गया है कि इनको अभी इम्पोर्ट करना है या नहीं करना है, तो अभी आएंगी। ओके, तो यहाँ पर जब आई तो उसके लिए हमें यहाँ पर -70 डिग्री का यहाँ पर कंटेनर हमें चाहिए, जहाँ पर इतना टेम्परेचर मेंटेन करें कि आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट कर पाए। और एक बार अगर इसको डिलीवर कर दिएगा कंज्यूमर सेंटर्स, तो फॉरेन वैक्सीन कैन बी स्टोर्ड इन अ नॉर्मल रेफ्रिजरेटर फॉर 5 to 15 days। ओके, तो यहाँ पर एक बार जहां तक पहुंचानी है वहां तक पहुंच गया। फिर यहाँ पर जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर घरों में आप यूज करते हो, तो वहां पर 5 से 15 दिन तक आप उसको स्टोर कर सकते हो। ओके, तो उसके 5 से 15 दिन के बाद फिर ये खराब होगी, ध्यान रखें। इसके अलावा बात द स्टिल मीन्स इंडिया नीड्स टू बाय और बिल्ड ए कोल्ड रीफर ट्रक्स फॉर बल्क ट्रांसपोर्टेशन। सीधा सीधा मतलब यही है। ओके, तो भारत को यहाँ पर बड़े पैमाने पर रीफर ट्रक्स चाहिए। ओके, तो अच्छी ट्रांसपोर्टेशन बल्क में तभी हम कर पाएंगे। तो अलोंग विद द एक्सटेंसिव चेन ऑफ रूरल कोल्ड स्टोरेज दैट हैव रिलायबल पावर फ्री फ्रॉम आउटेजेस एंड पावर कट। तो ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही है कि जो गांव के एरिया में जो आपने कोल्ड स्टोरेज बनाए हुए हैं भारत सरकार ने किन्हीं भी प्रोजेक्ट्स के तहत, तो यहाँ पर ये इस चीज को इंश्योर करें कि यहाँ पर पावर इलेक्ट्रिसिटी लगातार आ रही है। अगर देखो कोल्ड स्टोरेज बना तो इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं। ओके, तो आधा 12-12 घंटे अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आ रही, तो फिर क्या फायदा, फिर भी यहाँ पर वैक्सीन खराब हो जाएगी। और यहाँ पर किसी तरीके की ना यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की पावर अगर आ रही है, तो यहाँ पर रुकावट नहीं आनी चाहिए, पावर कट्स नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज इंश्योर करनी होगी। तो ये यहाँ पर लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स है हमारी। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। अगर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बारे में बात करें, तो भारत में कभी भी स्टेडी पावर सप्लाई यहाँ पर नहीं आती है कंसिस्टेंट वोल्टेज के हिसाब से, मतलब एक ही वोल्टेज। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह को वोल्टेज काफी ज्यादा आ रही है, तो रात को वोल्टेज काफी कम हो गई। तो ये है ना, ये फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है गांव के एरिया में जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। सो इट हैज मेंट सम पावर ऑफ सम अनप्रेडिक्टेबल वोल्टेज सम ऑफ द टाइम। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है, मतलब कि कभी वोल्टेज ज्यादा है कभी कम है, कुछ समय तक ऐसा यहाँ पर इवेंट देखने को मिलता है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन जहां पर कर रहे हो, जो डिवाइस यूज कर रहे हो, तो वो भी खराब हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे राज्य जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर रूरल पावर जो है ना, वो एक दिन में सिर्फ 12 घंटे ही आती है। ओके, और उसमें भी यहाँ पर पावर कट है। तो यहाँ पर काफी बड़ी अचीवमेंट है कुछ राज्यों की, ये बात कर रहे हैं, एक तरीके से व्यंग कस रहे हैं ये। और इसके अलावा बात करें लो वेरिंग वोल्टेज ऑफ रूरल पावर कीप बर्निंग आउट ऑफ मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर्स या मोटर्स जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे किसी भी डिवाइस में भी, तो वहां पर वो भी खराब हो जाते हैं। और ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो ये जो आप टीवी वगैरह देखते हो, रेफ्रिजरेटर देखते हो, वहां पर भी छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो बाहर है तो वहां पर भी दिक्कत पड़ती है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चाहिए इन मेकिंग रूरल इलेक्ट्रिसिटी रिलायबल, मतलब 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आए। और यहाँ पर बैकअप सप्लाई भी यहाँ पर हो, अगर यहाँ पर पावर कट हो गया तो बैकअप सप्लाई के लिए यहाँ पर इन्वर्टर्स हो,
या फिर जो डीजल जनरेटर जेनसेट्स है वो यहाँ पर होने चाहिए। तो यहाँ पर जो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स होते हैं तो उनका भी आप यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, ताकि जबकि फ्लक्चुएशन जो है ना वो ना आए। अगर फ्लक्चुएशन आती है तो कोल्ड स्टोरेज का पूरा यूनिट जो है वो भी खराब हो सकता है। अगर वो खराब हो गया एक बार तो फिर उसको सही करने में काफी दिन लगेंगे, तो पूरा नुकसान हो सकता है जो भी चीज वहां पर रखी गई। आगे बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ कोल्ड चेन। कोल्ड चेन की क्या पर फायदे फायदे क्या है भारत में। तो सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर जो कोल्ड चेन है मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर खास तौर पर जो पर्शेबल क्रॉप्स होती है, पर्शेबल क्रॉप जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। शेल्फ लाइफ मतलब जैसे ये फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, जल्दी से कंज्यूम होने चाहिए, नहीं हो तो फिर खराब हो जाते हैं। जैसे गर्मियों में आम बहुत आता है, तो आम जब बिकता है ना, तो मतलब पिछली बार तो काफी बम्पर प्रोडक्शन हुई थी पिछले साल, इस साल भी काफी बम्पर प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो लेकिन अब उसमें ऐसा होता है कि जब कोई भी जो बंदा आम बेचने आया ना, तो शाम को काफी सारा आम जो कूड़े के ढेर में गया होता है, तो क्योंकि वो खराब हो चुका होता है, बिका ही नहीं काफी दिन तक। Okay? तो आगे यहाँ पर बात करें, सो दीज आर हाई वैल्यू क्रॉप्स दैट यील्ड फार्मर्स मच मोर पर एकड़ देन सीरियल। तो यहाँ पर ये हाई वैल्यू मतलब अच्छा खासा दाम ये फ्रूट और वेजिटेबल्स की जो क्रॉप्स है ना, ये प्रोवाइड कर सकती हैं फार्मर्स को। ओके, अच्छा खासा यील्ड मिल सकता है फार्मर्स को, मुनाफा मिल सकता है यहाँ पर एकड़ के हिसाब से। तो जो यहाँ पर जो ये राइस और व्हीट जो बोते हैं, पर एकड़ के हिसाब से जो उनको फायदा होता है उसके मुकाबले में अच्छा खासा दाम मिल जाएगा। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर 1 एकड़ में अगर गेहूं लगाते हैं, तो यहाँ पर अगर अच्छी फर्टाइल लैंड है, तो यहाँ पर 20 क्विंटल के आसपास जो है 1 एकड़ में गेहूं निकल आता है। और 1 क्विंटल का जो प्राइस लगता है मंडी में, वो भी यहाँ पर 1800 के आसपास लगता है, एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है भारत सरकार के द्वारा। तो आप इसके हिसाब से लगा लो कि यहाँ पर 1800 रुपये 1 क्विंटल के ऊपर है, और यहाँ पर निकल रहा है कुल यहाँ पर 20 क्विंटल। ओके, तो यहाँ पर आप एस्टिमेशन लगा सकते हो, तो इससे ज्यादा बनेगा। ओके, यहाँ पर अगर यहाँ पर फ्रूट और वेजिटेबल्स के ऊपर हम जाते हैं तो, लेकिन जाते क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आगे यहाँ पर बात करें, यूएस की एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पर सुपरमार्केट जाओ यूएस में, जैसे ये बड़े बड़े मॉल्स नहीं होते जहाँ पर, और यहाँ पर इंडिया में भी जाते हो आप तो वहां पर भी लगे होते हैं फ्रूट्स वगैरह, तो बिल्कुल यहाँ पर सुपरमार्केट की बात करें यूएस की, तो वहां पर आपको फ्रेश प्रोड्यूस मिलेगा। यहाँ पर जो भी चीज आप, जिस भी फ्रूट या सब्जी की आप जो है सेवन करना चाह रहे हैं, आपको फ्रेश मिलेगा। तो फ्रेश क्यों मिलेगा, तो ये कह रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ सीजनेबल फ्रूट जो है ना वेजिटेबल्स का, तो अभी ऑब्सोलीट हो चुका है। मतलब कि अगर हम कहें कि यहाँ पर कोई फ्रूट है वो यहाँ पर सीजनेबल, जैसे भारत की बात करें, आम का सीजन आएगा गर्मियों में। ओके, तो यहाँ पर देखो भारत में जब गर्मियां पड़ रही हैं, तो ऐसा ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सभी देशों में गर्मियां उसी समय पड़ रही हैं। उस समय हो सकता है किसी देश में यहाँ पर जो है सर्दियों का मौसम हो, या फिर जहाँ स्प्रिंग का मौसम हो। तो पूरी दुनिया में अलग अलग मौसम रहते हैं। तो इसी चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्रूट और वेजिटेबल्स है ना, यहाँ पर किसी सीजनेबल कंसेप्ट के हिसाब से हम नहीं कह सकते। तो किसी ना किसी जगह पर अभी भी हार्वेस्ट आपको देखने को मिलेगी। ओके, जैसे अभी आमों की हार्वेस्ट यहाँ पर होगी भारत में, तो यहाँ पर जैसे पहले कुछ महीने पहले जहां पर गर्मी थी वहां पर आपको आम मिलेंगे। ओके, दूसरी तरीके से यहाँ पर जो सीजनल फ्रूट है ना, उसका कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो हर एक सीजन जो है हर एक देश में किसी ना किसी समय पर रहता है, और यहाँ पर उसकी प्रोडक्शन होती रहती है। और सिर्फ मसला यही है कि उसको पहुंचाना कैसे है। तो यहाँ पर पहुंचाया जाता है उसको यहाँ पर यूज कंज्यूमर्स के पास, जो शिपिंग होती है, तो वहां पर भी कोल्ड स्टोरेज कंटेनर्स को यहाँ पर रखा जाता है, तो उसके थ्रू पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर जो है फ्रेश चीज ही उनको मिल जाती है, मतलब 1-2 दिन पुरानी होगी, 3 दिन 4 दिन पुरानी होगी, तो वो उनको मिल जाती है, ज्यादा पुरानी नहीं होती है। ओके, आगे बात करें मिराकल्स ऑफ द मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या अब यहाँ पर मिराकल्स हैं, तो यहाँ पर जो मॉडर्न कोल्ड चेन है, यहाँ पर नॉट जस्ट कोल्ड स्टोरेज इन रूरल एरियाज एंड ट्रांसपोर्ट हब्स, ओके, but the reefer trucks and refrigerated railway trains and planes to carry produce to destinations thousands of miles away। तो हमें यहाँ पर मिराकल हो सकता है, यहाँ पर अगर कोल्ड चेन की बात करें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो रूरल एरियाज में उन्हीं की नहीं, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन हब्स की बात करें, जहाँ पर आपने पहुंचाना है सामान, उसकी बात करें, ऐसा नहीं है। तो रेलवे ट्रैक्स की बात करें, रिफर ट्रक्स की बात करें, सब जगह यहाँ पर प्लेन्स में भी यहाँ पर रेफ्रिजरेशन अच्छा खासा हमें यहाँ पर इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, ताकि कि जहां पर भी चीज पहुंचानी ना, बिना खराब हुए वो चीज हम पहुंचा दें। और आगे यहाँ पर बात करें चिली की, तो चिली ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो इसका जो मैप है ना, ये सिमिलर आपको देखने को मिलेगा केरला के साथ। ओके, तो यहाँ पर एक साइड से जो साउथ अटलांटिक ओशन, इसके साथ ये बॉर्डर टच करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर अर्जेंटीना और ब्राजील, ओके, तो ये चिली के मुकाबले में बड़े मुल्क है। साउथ अमेरिका का जो सबसे बड़ा कंट्री है वो ब्राजील है। ओके, दूसरे नंबर पर कौन, तीसरे नंबर पर कौन है, आंसर करें कमेंट बॉक्स में। ओके, तो यहाँ पर
इन दोनों को चिली ने ओवरटेक कर दिया था, तो यहाँ पर ये रिचेस्ट कंट्री बन चुका है इन पर कैपिटा टर्म्स इन साउथ अमेरिका। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये इन दोनों के यहाँ पर जो बड़ी कंट्रीज हैं इनके मुकाबले में रिचेस्ट कंट्री बन चुका है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया, इन्होंने यहाँ पर हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट, हॉर्टिकल्चर यहाँ पर एक्सपोर्ट, हॉर्टिकल्चर यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट होते हैं, वही वेजिटेबल्स फ्रूट्स हो गए, उनको हम यहाँ पर हॉर्टिकल्चर यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट काफी बड़ा, काफी बड़े पैमाने पर देशों को एक्सपोर्ट किया। जब भी यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना, तब आपकी इनकम बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि आपका सामान सिर्फ आपके देश में नहीं बिका, अभी आपके सामान की डिमांड दूसरे देशों में भी हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो नेचुरली हर कोई चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूं, लेकिन कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिमांड नहीं होती। और डिमांड जब यहाँ पर देश से बाहर जाती है तो यहाँ पर फायदा देखने को मिलता है। तो वही यहाँ पर फायदा उठाया चिली ने। तो यहाँ पर उसने अपनी जो कोल्ड चेन थी ना, उनको अच्छे से डेवलप किया, उनके ऊपर फोकस किया, और जिसके चलते अच्छा खासा एक्सपोर्ट बढ़ गया उनके हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का। इट प्रूव द फिजिबिलिटी ऑफ सर्विंग कंज्यूमर्स थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। ओके, तो यहाँ पर जितने भी दूर हमारा उनका कस्टमर बैठा था, सब तक यहाँ पर उन्होंने सर्विस पहुंचाई है। लेकिन भारत बेयरली है कि मतलब ऐसा जो मुकाम है उसको टच किया। ओके, तो भारत अभी बहुत पीछे है। भारत की सिचुएशन की अभी बात कर रहे हैं, तो देखो भारत की सिचुएशन की बात करें, जो कोल्ड स्टोरेज है, तो यहाँ पर हैव लॉन्ग बीन एनकरेज बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स इनको यहाँ पर काफी समय से एनकरेज कर रही है कि इनको बढ़ाया जाना चाहिए, इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, खास तौर पे अनियंस और पोटैटोस के लिए। तो आप देखो ज्यादातर ना जो ये अनियन है, प्याज है, ये तो वैसे ही आंखों से आंसू निकाल देते हैं, लेकिन जब यहाँ पर इसको लेने जाते हैं, परचेज करने जाते, तब भी आंसू निकल जाते हैं आम कंज्यूमर के, क्योंकि इसके प्राइस में काफी बड़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। ओके, तो अगर अभी सही दाम चल रहा है, तो हो सकता है कि अगर प्रोडक्शन नहीं सही निकली, सप्लाई सप्लाई में यहाँ पर बाधा हो गई, तब यहाँ पर डिमांड बढ़ी है तो यहाँ पर दाम बढ़ जाते हैं। तो इनकी यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, खास तौर पे अनियंस और पोटैटोस के हिसाब से। पोटैटोस का इतना नहीं है, यहाँ पर अनियंस ही मेन। ओके, तो इसके चलते यहाँ पर एक टीओपी करके स्कीम भी चलाती है भारत सरकार की, इनका दाम नहीं बढ़ना चाहिए, टीओपी टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो। ओके, तो यहाँ पर बात करें रूरल इलेक्ट्रिसिटीज अनसर्टेन, तो यहाँ पर गांव के एरिया में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे नहीं आती है, एंड ऑफ सच पुअर क्वालिटी एंड दैट मे स्मॉल ऑपरेटर्स हैव गॉन बस्ट रनिंग कोल्ड स्टोरेजेस। तो मतलब इतना खराब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, पुअर क्वालिटी है, कि यहाँ पर जो छोटे छोटे ऑपरेटर्स है ना, अगर वो अपना उनके पास अगर ऐसा कोई कोल्ड स्टोरेज का यूनिट है भी है, तो अच्छे से वो रन ही नहीं कर पाते उनको। तो छोटे छोटे यहाँ पर मंडियों में भी आपको यूनिट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर आप सामान लेकर जाते हो मंडियों में, तो वहां पर भी छोटे छोटे यूनिट्स लगाकर रखते हैं छोटे ऑपरेटर्स। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आएगी तो वो भी चीज खराब हो जाएगी, फिर कैसे बिजनेस चलेगा? तो इंडिया इस चीज को फेस कर रहा है अभी। और इसके अलावा बात करें जो मॉडल कोल्ड चेन की अगर बात करें, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड ऑपरेशन चाहिए, मतलब आपस में जुड़े हुए ऑपरेशन चाहिए, एक दूसरे के साथ जो है इंटीग्रेट हो गया, जो है हम आगे बढ़े। इसके चलते हम यहाँ पर श्योर करें प्रोड्यूस गोज एट द राइट टेम्परेचर फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, मतलब कि सही टेम्परेचर जितना भी माइनस पे रखा हुआ है, और उसी टेम्परेचर पे जब तक हम यहाँ पर अपने कंज्यूमर तक सामान नहीं पहुंचा रहे थे, वो उसी टेम्परेचर तक रहे, और यहाँ पर कवर कर सके यहाँ पर माइल्स का मतलब थाउजेंड्स ऑफ माइल्स का डिस्टेंस, हजारों के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर चिली और अमेरिका में जैसे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलती है। तो ये अभी हमारे पास ऐसा कोई भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है। आगे यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो फ्रूट और वेजिटेबल एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो इसलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर जो है फोकस करें, इन्वेस्ट करें यहाँ पर कोल्ड चेन स्टोरेज के ऊपर, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इसके रिगार्डिंग जो बीफर जो ट्रक्स हैं उनके ऊपर, रेलवेज के ऊपर, प्लेन्स के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर पोटेंशियल है इस सेक्टर में, इसका एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा सब्सिडीज देने की जरूरत नहीं, जो कि अभी वीट के लिए देते हैं, राइस प्रोडक्शन के लिए देते हैं। ओके, तो पंजाब और हरियाणा की बात करें तो इन्हीं दोनों के लिए सब्सिडी देते देते जो एमएसपी, सिर्फ मैं एमएसपी की बात कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ पर 90,000 करोड़ रुपए का राशि भारत सरकार की लग जाती है। 90,000 करोड़ रुपए की राशि बहुत ज्यादा होती है, जो सिर्फ यहाँ पर खरीद करने के ऊपर ही लग जाती है। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि अभी जो पंजाब के फार्मर जो हैं, जिसके लिए यहाँ पर अभी एजिटेट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स के आसपास, वो एमएसपी के ही कर रहे हैं, यहाँ पर उन्हीं सब्सिडीज के लिए ही यहाँ पर कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ ये एमएसपी होगी ना, इसके अलावा भी यहाँ पर फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती है, उसके लिए भी भारत सरकार जो है पिछले साल 65,000 करोड़ रुपया जारी किया था, ये पूरे भारत के लिए किया गया था।
तो यहाँ पर जहां पर सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है, तो ज्यादातर वहीं पर यूज होता है जहां पर फर्टाइल लैंड पहले से है और उसको उस वहां से और उपज निकालनी है, तो वहां पर फर्टिलाइजर्स केमिकल्स को यूज किया जाता है। तो इसके ऊपर भी सब्सिडी है, ताकि कि किसान को ज्यादा दाम ना देना पड़े। आधा दाम तो सरकार खुद दे देती है कंपनीज को जो यहाँ पर फर्टिलाइजर बनाती है। तो इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है फार्म एक्टिविटीज के लिए राज्य सरकारों के द्वारा, तो वो भी फ्री है। ओके, तो ये मतलब बहुत सारे एरियाज में यहाँ पर डैमेज हो रहा है। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, तो वो भी जो है डिप्लीट होता जा रहा है। तो बहुत सारे कारण है, ओके, जो कि मतलब नुकसान नुकसान का कारण यहाँ पर बन रहे। तो यहाँ पर स्टबल बर्निंग हो गया। ओके, तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हो। ओके, जब भी हम यहाँ पर एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग हम बात करें तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोल्ड चेन आर कमिंग अप ग्रेजुअली। तो जैसे भारत की बात करें, भारत में धीरे धीरे करके जो है इंटरनेशनल कोल्ड चेन अभी आ रही है, वापस भारत में इन्वेस्ट कर रही है। तो अभी उसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ हम स्मॉल ऑपरेटर्स के ऊपर ही और यहाँ पर राज्य सरकार के ऊपर ही निर्भर रहेगी तो बात नहीं बनेगी, तो बहुत समय लग जाएगा, फिर भी बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर जो लार्ज कंपनीज है ना, तो उनकी एंट्री बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर महिंद्रा की बात कर रहे हैं, महिंद्रा जो ट्रैक्टर बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, उनकी बात करें तो यहाँ पर उन्होंने भी ऐसे ऑपरेशन यहाँ पर करना शुरू किया। दूसरा यहाँ पर एक ग्लोबल ऑपरेटर जिसका नाम है मेर्सक, तो इसके पास दुनिया के ना सबसे बड़ा फ्लीट है, मतलब कि जहाजों का जो आप संग्रह कह सकते हैं ना, सबसे बड़ा इसी के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज भी इन्होंने खुद ही बनाया, ये खुद ही जहाज बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर इनके शिप्स चलते हैं पूरी दुनिया में। ओके, मेर्सक नाम है इनका। तो ये इन्होंने भी यहाँ पर बात करी कि ये भी यहाँ पर ग्लोबल ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पर विच हैव डन ए गुड जॉब इन एक्सपोर्टिंग ग्रेप्स फ्रॉम नासिक। तो नासिक कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र में। ओके, तो यहाँ पर वहां से जो अंगूर हैं तो उनको एक्सपोर्ट किया है बाकी दुनिया के देशों में। ओके, भारत से अंगूरों की यहाँ पर एक्सपोर्ट काफी बढ़ा है। तो यहाँ पर बात करें, मेर्सक रिसेंटली स्टार्टेड शिपिंग ग्रीन चिलीज फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, तो यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिल रही है, ग्रीन चिलीज। तो यहाँ पर ग्रेप्स की बात करें तो ये बिगेस्ट फ्रूट एक्सपोर्ट है। पहले नंबर पर जो है ना ग्रेप्स हैं, जिनका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है भारत में से। अभी दूसरे नंबर पर जो है ना, पहले मैंगो था लेकिन अभी बनाना आ गया। तो अभी हमने इसके रिगार्डिंग बात भी की थी कुछ समय पहले। तो बनाना की बात करें, बनाना बीट्स मैंगो। तो बनाना का एक्सपोर्ट जो है रिसेंटली यहाँ पर शॉर्ट अप हुआ है, मतलब कि दूसरे पायदान पे आ गया है एक्सपोर्ट के मामले में। तो यहाँ पर तेलंगाना ने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है, तो राइजिंग स्टार के तौर पर कहा जा रहा है तेलंगाना को। और इसके अलावा मैंगोज की यहाँ पर बात करें, जो अनार होते हैं, पोमीग्रेनेट्स अनार होते हैं, तो उसकी बात करें, ऑरेंजेस की बात करें, मतलब ये अभी उसके बाद आता है इन सबका पायदान। ओके, पहले नंबर पर ग्रेप्स हो गया, दूसरे नंबर पर बनाना हो गया, और तीसरे नंबर पर मैंगोज, चौथे पर अनार, पांचवें नंबर पर ऑरेंजेस। तो ये पूरा इनकी लिस्ट बन गई। और गवर्नमेंट कह रही है कि उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है ऑफ 743 करोड़ इन 27 प्रोजेक्ट्स इन 11 स्टेट्स। ओके, तो मतलब कि इस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़े हमारा फ्रूट्स के सेक्टर में। तो आगे यहाँ पर बात करें, दिस इज नीडेड नॉट फॉर एक्सपोर्ट्स अलोन, द डोमेस्टिक मार्केट इज ह्यूज एंड ग्रोइंग रैपिडली। तो हमारी डोमेस्टिक लेवल पर भी डिमांड काफी है और ग्रेजुअली ये बढ़ती जा रही, बड़ी होती जा रही है। तो वहां पर भी अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है अगर यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट किया जाए, तो पहुंचाया जाए। तो यहाँ पर बनानास की भी कुछ वैरायटीज होती हैं। तो क्या वैरायटीज होती है जो भारत में पाई जाती हैं, उनके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और मैंगोस की कितनी वैरायटीज हैं, ओके, उसके उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आंसर करें, इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान रखें इसके बारे में। आगे बात करें फूड वेस्टेज, भारत में जो फूड वेस्टेज हो रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि 67 मिलियन टन जो फूड है ना, वो हर साल वेस्ट होता है भारत में। तो यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट जब होता है ना, तो उस समय जब निकल आई उपज, निकल आई गेहूं, निकला बहुत बड़े पैमाने पर, तो इतना निकल आया कि स्टोरेज करने के लिए अभी हम नाकाम हो गए। जितना स्टोरेज कैपेसिटी हमने कर लिया, बाकी यहाँ पर नहीं हो पाया। यहाँ पर उसकी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, प्रोसेसिंग चाहिए, तो वो हम नहीं कर पाए, तो वेस्ट हो जाता है बहुत बड़े पैमाने पर। ओके, तो ये 67 मिलियन टन ऑफ फूड है जो वेस्ट होता है। ओके, तो इसके अलावा बात कर रहे हैं, अभी मॉडर्न सिस्टम हमें चाहिए। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट चाहिए बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर में। सो इट कैनॉट बी डन बाय प्रूवन पब्लिक सेक्टर। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर की बात करें, भारत सरकार की बात करें, तो यहाँ पर जिनके द्वारा एफसीआई चलाया जाता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी देखो, जितना भी सामान, जितनी भी मंडियों में प्रोक्योरमेंट होती है ना, व्हीट की और राइस की, वो सारी की सारी यहाँ पर रखी जाती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन होते हैं। ओके, मंडियों के आसपास बने होते हैं, तो वहीं पर स्टोरेज की जाती है। तो वहीं पर भी ऐसा होता है, तो जो तो गोडाउन बने होते हैं उनके अंदर जहां जितना रख लिया सामान रख लिया, बाकी का सामान फिर बाहर रखा जाता है। ओके, तो उनके ऊपर भी
जो शेड वगैरह होने चाहिए वो नहीं होते हैं, तो ओपन पड़ा रहता है और वैसे ही बोरे के ऊपर जो है बारिश होती रहती है, मौसम बदलता है तो उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है तो खराब हो जाती है। ऐसे खराब होते करके कोई जानवर भी खाता है ना तो वो भी बीमार पड़ जाए, उसकी भी मृत्यु हो जाए। ओके, तो ऐसे मतलब हमारा वेस्ट हो जाता है फूड बड़े पैमाने पर। तो वही कह रहे हैं कि हमने देखा हुआ है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कि किस तरीके से चल रहा है, पर्याप्त कैपेसिटी इनके पास है नहीं, कितना और फूड वेस्ट करेंगे हम। तो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर लाना ही होगा, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। और आखिर में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें जरूरत है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लगानी। ओके, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब कि जो कोल्ड चेन है ना, एग्रीकल्चर के भी यूज करें हम और यहाँ पर हेल्थ के लिए भी यूज करें। तो ये जिसकी इंपॉर्टेंट बात, जिसके रिगार्डिंग हमने आर्टिकल शुरू किया था। तो यहाँ पर कोविड का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, यहाँ पर टैकल, यहाँ पर ज्यादातर जो यहाँ पर इशू उसको आ रहा है वही आ रहा है, लॉजिस्टिक इशू। मतलब कि जितने यहाँ पर लॉजिस्टिक, जितनी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल अवेलेबल है, कोल्ड स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन, तो उसको हम यूज कर रहे हैं। और जब नहीं है तो यहाँ पर डिले हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रही है अच्छे तरीके से। और इसके अलावा हमें चाहिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, दूर का सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर क्योंकि बार बार वैक्सीनेशन लगनी है, तो यहाँ पर हर साल लगेगी पॉपुलेशन को, जब यहाँ पर नया वेरिएंट आएगा, पता नहीं नई वैक्सीन बनेगी, तो कितना समय लगेगा, जाने वाला है तो पता नहीं है, तो रिपीट होगा बार बार। तो हमें पहले से तैयारी अभी करनी होगी, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज के बारे में सोचना होगा। और इसके अलावा यहाँ पर न्यू आरएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो डेवलप की गई है, जो कि डेवलप की गई है पी फाइजर और मॉडर्ना के द्वारा, ये दोनों अमेरिकी कंपनीज हैं। तो यहाँ पर इनको भी यहाँ पर कार्य है कि यहाँ पर जो ये जो वैक्सीन प्रोड्यूस कर रही है कोविड की, तो यहाँ पर इनको भी जो है वैक्सीन बनानी है अलग तरह की और अलग अलग टाइप्स की। तो यहाँ पर उसके लिए भी यहाँ पर हमें कोल्ड स्टोरेज चाहिए। ओके, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। सो बहुत सारी यहाँ पर और भी मेडिसिन होती हैं जिनको रेफ्रिजरेशन चाहिए होता है। सो देर इज ए बिग लॉन्ग टर्म मार्केट फॉर हेल्थ कोल्ड चेन। तो आने वाले समय में बड़ी लंबे समय तक ये मार्केट चलेगी, खास तौर पे यहाँ पर हेल्थ के रिगार्डिंग कोल्ड चेन की अगर हम बात करें तो चाहिए, इसके ऊपर फोकस करना होगा। और कंक्लूजन जब निकालें तो यहाँ पर करें कि अभी हमें स्टार्ट करना है एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ। एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाएं, वहां पर बैठाएं, लोगों को एग्जामिन करें कि कैसे जो है एग्रीकल्चर और हेल्थ कोल्ड चेन है, इन दोनों को इकट्ठे हम यूज कर पाए या फिर अल्टरनेटिवली इनको यूज कर पाए, कोऑर्डिनेट करके आपस में इंटीग्रेट करके जितना पॉसिबल हो सके। सो द टू हैव डेवलप्ड कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर सो फार। तो अभी देखो, अगर हेल्थ के कोल्ड चेन की बात करें थोड़ा अलग चलता है, तो अगर एग्रीकल्चर के कोल्ड चेन की बात करें तो वहां पर सिर्फ एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग ही काम चला है अब तक, जितना भी थोड़ा बहुत भी जो डेवलप हुआ है। तो अभी अभी समय आ चुका है, तो यहाँ पर हॉलिस्टिकल जो है ना अप्रोच हम यहाँ पर दोनों के ऊपर लगाए, दोनों को मतलब काम दो तरीके का लेना है एक ही कोल्ड चेन कोल्ड चेन से। तो इस तरीके से हम मैनेज करें, इस तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जितना और रिक्वायरमेंट है वो डेवलप करें। ओके, तो ये इकोनॉमिक टाइम्स का ही यहाँ पर एडिटोरियल जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। और अभी लास्ट में है आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट। तो आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट में क्या बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं फेडरल फंड रेट के बारे में। तो फेडरल फंड रेट का दूसरा नाम है फेड फंड रेट और फेड रेट। तो ये क्या है, रेट द इंटरेस्ट दैट इंटरेस्ट चार्ज ईच अदर ऑन ओवरनाइट लोन्स इन यूएसए। तो आगे यहाँ पर बात, द रेट इज फिक्स्ड बाय यूएस सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व। तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है किसके, जो भारत का रेपो रेट होता है, जो कि यहाँ पर फिक्स किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो इन वेक ऑफ सब प्राइम रियल एस्टेट क्राइसिस wreaking havoc on the US economy, the Fed rate has been cut time and again to counter the possible future recession। देखो, जैसे भारत में रेपो रेट होता है, रेपो रेट अभी देखो बहुत कम किया हुआ है, कट लगाए हुए हैं यहाँ पर आरबीआई ने भी रेपो रेट के ऊपर। क्यों लगाए हुए हैं, क्योंकि इकोनॉमी अच्छे से नहीं चल पा रही है, नहीं चल पा रही क्योंकि लॉकडाउन लग रहे हैं, तो इकोनॉमी में डिस्ट्रप्शन आ रही है, तो कोई लोन ले नहीं रहा। अगर कोई लोन ले, यही तो यहाँ पर चाह रहे कि लोन उठाए बॉरोवर, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, इन्वेस्टमेंट करे तभी करेगा ना जब उसके सामने सिचुएशंस भी होंगी। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अभी एक मैंने न्यूज सुनी थी, एक यहाँ पर एक जिम ट्रेनर था, उसका अपना जिम था और उसने काफी सारा लोन लेकर जिम खोला था, लेकिन बार बार रिस्ट्रिक्शंस लगने के चलते उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते वो सुसाइड ही कर गया। हालांकि उसने बिल्कुल गलत अटेम्प्ट किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। तो ये मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, लोग किसी और ही रास्ते पे चल पड़ते हैं जब जहाँ पर उनके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जो कि बिल्कुल गलत बात है। ओके, तो अभी बिल्कुल इसी सिचुएशन के चलते यहाँ पर बात करें कि रेपो रेट को यहाँ पर अभी 4% तक रखा हुआ है भारत सरकार आरबीआई के द्वारा। ओके, तो अभी इसको तभी बढ़ाएंगे जब इकोनॉमी रिवाइवल होगी अच्छे से। तो बिल्कुल उसी के यहाँ पर ना, बिल्कुल उसी के सिमिलर यहाँ पर फेड फंड रेट होता है यूएसए में। तो इसको भी यूएस का सेंट्रल बैंक जो है वो जो है यहाँ पर इसको
बनाकर चलता है, मेंटेन करके चलता है कि कितना यहाँ पर जो है फेड रेट होना चाहिए, जिसके बिना पर यहाँ पर जो है आगे जो है लोन दिया जाता है। अभी देखो ये जो रेपो रेट होता है ना, अभी जब 4% का रेपो रेट है, तो ये रेपो रेट के इसी ब्याज दर के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर, यहाँ पर जो हमारा आरबीआई है वो यहाँ पर पैसा देता है हमारे जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको। ध्यान रखें, हमारे जो कमर्शियल बैंक जो भारत में आपको देखने को मिले, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो उनको यहाँ पर जिस ब्याज दर पर यहाँ पर आरबीआई पैसे देता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं कि फेड फंड रेट मतलब कि रातों रात यहाँ पर जो लोन चाहिए होते हैं यूएसए में जो उनके सरकारी बैंकों को, ओके, तो यहाँ पर उसके लिए जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसको यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है यहाँ पर जो उनका सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा, उसको हम यहाँ पर फेड रेट बोलते हैं। तो ये है पूरा सिनेरियो आज के लेक्चर का। आज 2 एडिटोरियल हमने डिस्कस किए। कैसा लगे आपको डिस्कशन? अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।